गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ सर? थ्योरी पढ़ रहे थे XBRL चैप्टर, और फर्स्ट क्लास में सर आपने हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया था XBRL का कॉन्सेप्ट और कुछ XBRL से रिलेटेड बातें, जैसे फीचर्स ऑफ XBRL, टैक्सोनॉमी क्या होता है, वो सारा चीज सर आपने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, अरे मैंने हटाई है, चिंता ना करें, ये सोची समझी चाल है। ये हो गया, चलो। शैलेश गुड मॉर्निंग, रिचा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग XBRL वाले टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट आज हम लोग ट्राई करेंगे XBRL को वाइंड अप करने का, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग वापस नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटर कर सके। इस बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे उसमें 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, AS 12, 16 एंड 28। 12, 16 एंड 28। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं उनसे कुछ रिलेटेड है, इसीलिए अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, AS 12, AS 16 एंड AS 28। ठीक है। स्पंदन गुड मॉर्निंग। और कहाँ है सारे बच्चे? समीक्षा, अमन, रुकमनी, आयान, शाहनवाज, आदित्य और साहिल तो बेचारे ऑफिस में बिजी रह गए हैं अभी, बट लाइव नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? एक बार पहले मैं फर्स्ट क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगा एंड देन आई विल गो टू द न्यू टॉपिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL। इसमें XBRL स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग, फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग। XBRL फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है बाय XBRL इनकॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस फी देने की जरूरत नहीं है, ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। XBRL क्यों लाया गया? बिजनेस रिपोर्टिंग को और परफेक्ट करने के लिए, और अच्छा करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए XBRL इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू बिजनेस एंटिटीज अपना रिपोर्टिंग कर सकती है, इंटरनल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। और इस फ्रेमवर्क में सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर कंटेंट के साथ साथ कंटेक्स्ट भी फ्लो करता है। जो हर आइटम है रिपोर्टिंग के, उनको टैग किया जाता है सो दैट देयर इंटर रिलेशनशिप कैन बी स्टैब्लिश, और मशीन इन रिपोर्ट्स को रीड करके आपको कुछ आउटपुट दे जिससे आप अपने आगे के इन्फरेंसेस या डिसीजंस ले सके। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL। इसके बाद हमने स्टार्ट किया मीनिंग। 4 वर्ड समझे। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मतलब ये XBRL ऐसे बना हुआ है कि इसका यूज जो है वो यूजर एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस। ओरिजिनल जिस पर्पस के लिए हम लोग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वो रिपोर्ट्स लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग एडिशनल बहुत सारी काम भी कर सकते हैं XBRL फ्रेमवर्क में। बिकॉज यहां पर हम लोग यूज करते हैं टैगिंग का जो बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल है, तो उससे काफी इजीली हम लोग इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं। एक्सटेंसिबल के बाद बिजनेस, ये कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है। रिपोर्टिंग, ये बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए है। जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करेगी, वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कंसोलिडेटेड मैनर में रिपोर्ट कर सके, इसीलिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया। लैंग्वेज, XBRL कंप्यूटर लैंग्वेज में XML लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करता है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इनेबल्स इट टू क्रिएट मार्कअप एंड टैग्स व्हिच इज द मेन या हार्ट ऑफ XBRL। तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, 4 शब्द हमने सीखे, उनका मतलब समझा।
फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से XBRL को क्या डिफाइन किया गया? XBRL is a standardized language for communication in electronic form to express, report or file financial information by the companies under the Companies Act. तो companies अपनी financial information file करेगी under the Companies Act using the XBRL language. Taxonomy क्या होता है सर? ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी सर। XBRL अलग अलग लोगों को, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग एंटिटीज को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री के लॉज अलग है। तो जो वो टैग्स और टेक्सोनॉमी यानी डिक्शनरी बनाएंगे उनको अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। तो सर हर कंट्री, हर एंटिटी अपने हिसाब से ये जो डिक्शनरी डेवलप करती है रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन विच इट इज सीकिंग इन द XBRL फॉर्म, वो जो डिक्शनरी है उसको हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। हर एक चीज का क्या मतलब है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगे, उनका इंटरलिंकिंग किससे रहेगा, ये सारा चीज टेक्सोनॉमी में बताया जाता है। which makes it simple to add tags to particular items and connect them. Companies Act डिफाइन करता है XBRL को an electronic dictionary for reporting of business data as approved by central government in respect of any documents or forms indicated in these rules. जो XBRL रूल्स के अंदर फॉर्म्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, जो भी बातें हैं, उनका जो डिक्शनरी गवर्नमेंट बनाकर देगा उसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलेंगे। इसके बाद ये टैक्सोनॉमी सेट कौन करता है? अकाउंटिंग अथॉरिटीज, रेगुलेटर, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारे लोग मिलकर इस टैक्सोनॉमी को सेट करते हैं। जब इंडिया में टैक्सोनॉमी बनाया गया है, CMA इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, MCA के लोग सारे मिलकर इस टैक्सोनॉमी को डेवलप करते हैं सो दैट प्रॉपर टैक्सोनॉमी एज पर द लॉ कैन बी मेड। और ये टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करना पड़ता है, क्योंकि लॉ चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग का तरीका चेंज हो रहा है, तो इनको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। फिर हम लोग आए फीचर ऑफ XBRL, 4 फीचर: क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल रूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। क्लियर डेफिनेशन टैक्सोनॉमी के कारण, टैक्सोनॉमी होने के कारण हर आइटम का क्लियर डेफिनेशन, क्लियर मीनिंग पता चलता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं और उनका कैसे इंटरलिंकिंग है विद अदर आइटम्स थ्रू टैगिंग, ये सारा चीज पता चल जाता है। तो ये क्लियर डेफिनेशंस टैक्सोनॉमीज के कारण मिल जाते हैं। टेस्टेबल बिजनेस रूल्स क्या है? हर आइटम में सामने वाला पार्टी या जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं वो क्या भर सकता है, उसको कंस्ट्रेन किया जा सकता है थ्रू लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल्स, जिससे ये फायदा होता है कि ना वो पुअर क्वालिटी की डेटा इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकेंगे, ना हमारे पास पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, जिससे हम लोग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर रिलायबल इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। इसके बाद मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, XBRL कम्युनिटी ट्राई कर रहा है कि जो XBRL के फॉर्म्स है उनको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दिया जाए। अगर कोई मान लो जापानीज कंपनी जापानीज लैंग्वेज में अपना XBRL फॉर्म को फिलअप कर रही है, सारा इंफॉर्मेशन दे रही है, अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनी उसके इंफॉर्मेशन को सीख करना चाहती है तो उसको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देने से क्या होगा, उस लैंग्वेज को कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज या नई लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको इजीली समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, छोटे बड़े सारे टाइप के वेंडर्स आज XBRL से रिलेटेड डेवलपमेंट या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो छोटा एंटिटी से लेके बड़ा एंटिटी तक इस XBRL के फॉर्मेट को या इस XBRL के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। उसके बाद हम लोग बोले आज इतना ही, क्योंकि हमने उस दिन थ्योरी वगैरह कैसे पढ़नी है, कितना मार्क्स का आता है, वो सारा भी डिस्कस किया था। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5। हेडिंग देखो क्या है, हेडिंग बेनिफिट्स ऑफ XBRL। एक एक करके पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं हम लोगों को बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं, कि XBRL इतना पढ़ने के बाद अब XBRL का बेनिफिट क्या है। पहला, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग। आप लोग जानते हैं XBRL इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि इसकी इंफॉर्मेशन मशीन रीडेबल भी हो।
हम लोग जैसे ही XBRL का फॉर्म गवर्नमेंट के पास आए एंटिटी से, मशीन पहले उसको रीड करके उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी इंपॉर्टेंट इनकंसिस्टेंसीज है, सारे इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लायंसेस या कोई और प्रॉब्लम्स है, वो सबसे पहले मशीन खुद बता दे। तो XBRL का जिस तरीके से फॉर्मेट डेवलप किया गया है, फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, वो मशीन रीडेबल है, जिसके कारण क्या होता है, पहला टाइम डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो सकता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की दरकार कम हो जाती है। नेक्स्ट, मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। टैक्सोनॉमी डेवलप कर दी गई है, डेफिनेशंस क्लियर है, तो चीजें ज्यादा एक्यूरेट है। रिलायबल इंफॉर्मेशन जब आ रही है तो उससे जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट साबित होगा। तो ये मोर एक्यूरेट और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए हेल्प करता है, बेनिफिट करता है। डेटा रिव्यू, वैलिडेशन टूल, कोई भी आप डेटा XBRL फॉर्मेट में डाल रहे हो, उसको फाइनलाइज भेजने से पहले आपको वैलिडेशन टूल यूज करके उस डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर डेटा में इनकंसिस्टेंसी है तो वो पहले ही बता देगा कि ये फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते, ये इंफॉर्मेशन जो आपने दी है इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज है, पहले आप इनकंसिस्टेंसीज ठीक करो और उसके बाद डेटा को आगे सबमिट करना, अदरवाइज ये डेटा सही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। तो ये डेटा रिव्यू का ऑप्शन रहता है। इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग क्वालिटी, हर कंपनी एक ही फॉर्मेट में, एक ही स्पेसिफाइड फॉर्मेट से रिपोर्टिंग कर रही है। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग बढ़ जाता है। यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग बढ़ने से कंपैरेबिलिटी अच्छा हो जाता है। तो ये इंप्रूव रिपोर्टिंग क्वालिटी अपने को देखने मिलता है XBRL के फॉर्मेट में। अदरवाइज क्या होता है, हर एंटिटी अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग करती है, बट यहां पे स्पेसिफाइड फॉर्मेट बन जाने से क्या फायदा है, क्लियर डेफिनेशन हो जाने से क्या फायदा है, हर एंटिटी अपने हिसाब से कोई भी चीज को मोल्ड नहीं कर सकती, उसको उन्हीं डेफिनेशंस को यूज करके उनको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिससे फायदा क्या होता है, जो रिपोर्टिंग क्वालिटी है थ्रू आउट द इंडस्ट्री वो इंप्रूव होती है। इंटरचेंजेबल, ये इंपॉर्टेंट है। XBRL में ली गई इंफॉर्मेशन कैन बी इंटरचेंज बिटवीन मशीन्स, एक मशीन से दूसरे मशीन, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंज का मतलब है उनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट मशीन्स में, जिससे फायदा क्या होता है, जो यूजर्स है वो अलग अलग जगह पर बैठकर भी उस XBRL के फॉर्म से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर अलग अलग हमारे यूजर्स है, अलग अलग जगह पे बैठे हैं, तो उन सबको इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो XBRL की रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो, जिससे ये फायदा होता है अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठकर भी वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग कैसे, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, हम लोग आज तक जो रिपोर्टिंग नॉर्मली करते हैं वो PDF फॉर्मेट्स वगैरह, वर्ड फॉर्मेट्स वगैरह, एक्सेल फॉर्मेट्स के थ्रू किया करते थे, जिसका खुद का बहुत सारा इनहेरेंट लिमिटेशंस है। मशीन रीडेबल नहीं है तो इंसान को बैठाना पड़ता है, इंसान उस सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन में बताता है क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर चीज़ें मशीन रीडेबल हो गई है तो क्या हो गया, सिंपली सारा डेटा आता है, मशीन खुद प्रोसेस कर लेता है, ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो गया, कॉस्ट कम लगा, टाइम कम लगा। दूसरा, ऑडिटिंग वगैरह करने में भी क्योंकि मशीन का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा एफिशिएंटली आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यूज कर पा रहे हैं। तो ये कॉस्ट एंड टाइम सेविंग XBRL आपको इसलिए देता है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गई, डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द मशीन, तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट और प्रॉपर आउटपुट निकालकर आपको देता है, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम। सर PDF में डेटा सर्कुलेट होता था तो सर उसका तो कोई कॉस्ट ही नहीं था, सर PDF सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं। कॉस्ट सेविंग खाली उसको भेजने का नहीं, बाद में जो इंसान बैठ के उसको एनालाइज करेगा, समझेगा, इतने सारे हमें लोग चाहिए होंगे। अब तो लोग कम हो गए ना, जब से कंप्यूटर सिस्टम आ गए, प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम करने लगा, ज्यादा एफिशिएंटली कम टाइम में कम लोग के साथ हम लोग अच्छा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो ये XBRL का बहुत बड़ा एडवांटेज है, कॉस्ट सेविंग।
टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये आप जानते हो, ट्रांजैक्शंस को टैग करते हैं ताकि उनमें इंटर रिलेशनशिप क्या हो सके, बन सके। अगर आप इनकंसिस्टेंट डेटा एक या दूसरी जगह भरोगे तो वो अपने आप बता देगा डेटाज आर इनकंसिस्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। ये ट्रांजैक्शन की टैगिंग के कारण आप समझ सकते हो कि क्या चीज किससे लिंक्ड है और उसको किस तरीके से हमें यूज करना है। ये टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की कैपेबिलिटी आपको कौन देता है, XBRL देता है। टोटल 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स। ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, more accurate efficient data review, improved reporting quality, interchangeable cost and time saving और tagging of transactions। ये टैगिंग से ये भी फायदा होता है, जो यूजर उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है वो अपने तरीके से उससे डिसीजन मेकिंग निकाल सकता है। वो इजीली खोज सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, जैसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज कर रहा है तो उसको ज्यादा चीजों से मतलब नहीं है, इनकम टैक्स रूल्स का क्या नॉन कंप्लायंस है या इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से क्या चीज अलाउड डिसअलाउड है, उसको वो समझने का है। तो ट्रांजैक्शंस को टैग करने के कारण वो सारी चीजें इजीली वो फिल्टर करके अपने लिए निकाल सकता है। तो उसको उतनी इंफॉर्मेशन देखनी है जितनी उसके लिए रेलिवेंट है, सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये टोटल 7 बेनिफिट्स है XBRL को इंट्रोड्यूस करने का रिपोर्टिंग में। एक बार सारे बच्चे 5 मिनट का समय लेकर ये सातों के सातों पॉइंट रीड करेंगे, हम लोग वापस रीड करके फिर इसको कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट लो और 7 के 7 पॉइंट्स आप रीड करो फटाफट।
रीड कर लिया आप लोगों ने? बताइए, मेरे साथ रीड करें। ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, कल मैंने आपको सिखाया था, पॉइंट आपको याद होना चाहिए, अंदर की बात के इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस बस याद करने हैं, पूरा पूरा लर्न नहीं करना पड़ता है। The use of XBRL offers major benefit to the preparers and the users of business and financial information by enabling this data to be exchanged and processed automatically by the software. मशीन अब प्रोसेस करेगा, मशीन अब एक्सचेंज करेगा डेटा को, एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं और मशीन डेटा को प्रोसेस करके देगा। XBRL आइडेंटिफिकेशन टैग्स रिड्यूस एंड एलिमिनेट द नीड फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर टू मैनुअली की डेटा इनटू द सॉफ्टवेयर। वो एक एक चीज को खुद मैनुअली इंटर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन उसको मांगी जा रही है वो देते जाओ, अपने आप उससे जो डेटा उनको इन्फरेंस लेना होगा वो डेटा अपने आप निकलते जाएगा। आपने शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का फिगर डाला, टोटल फिगर आ जाएगा अपने आप, आपको करने का जरूरत नहीं है। सारा डेटा मैनुअल आपको की करने का, मैनुअल इंटर करने का जरूरत नहीं है। जो टैग्स है वो अपने आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देंगे, बहुत सारी चीजों का आंसर आपके सामने खुद रख देंगे। तो सबसे पहला, मशीन रीडेबल होने के कारण जो डेटा का प्रोसेसिंग है वो मशीन ही कर लेता है, ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड हो जाता है। इसके कारण आप समझेंगे एक्यूरेसी भी बढ़ता है, कॉस्ट एंड टाइम भी सेव होता है, मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। XBRL makes reporting more accurate and more efficient by using comprehensive definition, जिनको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, and accurate data tags. Such data tags allow the preparation, validation, publication, exchange, consumption and analysis of business information of all kinds. इनसे हम लोग ये सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे पब्लिकेशन हो, एक्सचेंज हो, कंजम्पशन हो, एनालिसिस हो, ये सारा काम सिंपली हो जाता है। Data review. Organization can use software to automatically validate data electronic received through XBRL. The software can help analyze the data and identify problems that accountants and auditors can examine. सिंपल। डेटा टैग्स के कारण क्या हो गया, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग हो गया। ये वैलिडेशन सॉफ्टवेयर्स क्या करेंगे, प्राइमा फेसी आपके डेटा को पढ़ेंगे और जहां जहां इनकंसिस्टेंसीज है उनको आइडेंटिफाई करके सामने निकाल कर दे देंगे। तो उनके बेसिस पर आप अपना ऑडिटर्स अकाउंटेंट्स अपना काम करके उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप प्रोसेस डेटा डालते हो तो भी वैलिडेशन रन करना पड़ता है, और जब डेटा उनके पास पहुंचता है तो भी वो वैलिडेशन रन करते हैं। दोनों साइड वैलिडेशन रन होता है, जिसके कारण ना पुअर इंफॉर्मेशन भेज सकते हो और ना वहां पे पुअर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी। वो आपको वापस भेज देगा, भाई ये रिव्यू के अंडर है, आप इसको सही करके वापस दो। Improved reporting quality. XBRL provides its user with increased data integrity and uniformity. It also allows for increased transparency of public owned companies financial records for view by interested parties. इससे क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाता है। एक हम लोगों का टैक्सोनॉमी बनाया हुआ है जिसके बेसिस पर आपको अपनी डेटा रिपोर्ट करनी है। तो डेटा यूनिफॉर्मिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा का कनेक्शन एक दूसरे के बीच में इजीली स्टैब्लिश हो जाता है। Interchangeable. Information in reports prepared using the XBRL standard is interchangeable between different information systems in entirely different organization. This allows for exchange of business information across a reporting chain. The users who intend to report information, share information, publish information and allow straight through information processing rely on XBRL. ये सारे काम आप XBRL में कर सकते हो। एक डेटा को, एक इंफॉर्मेशन जो XBRL में आपने कलेक्ट की है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे वो उन इंफॉर्मेशन को देख के अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है। तो अब एमसीए ने आपसे XBRL का फॉर्म भराया, एमसीए ने वो वही डेटा शेयर कर दिया सेबी के साथ, वही डेटा शेयर कर दिया इनकम टैक्स के साथ। तो इससे क्या हो गया, एक ही डेटा डिफरेंट जगह फ्लो करके जिसको जिसको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको यूज करके अपना इन्फरेंसेस निकाल लेगा। Cost and time saving. Currently, all companies file their reports with regulators using formats like PDF, portable document format, which has its inherent limitations. एक तो data safe ही नहीं है. Moreover, the cost of sending, receiving, storing, validating, auditing the financial records in these formats are comparatively higher. XBRL reduces the involved time and also the cost. XBRL से cost और time बचता है.
Tagging of transaction. In addition to allowing the exchange of various business reports, XBRL has the capability to allow the tagging of transactions that can themselves be aggregated into XBRL reports. These transactional capabilities allow system independent exchange and analysis of significant quantities of supporting data. XBRL allows unique tags to be associated with reported facts, which leads to the following advantages. Tagging से क्या advantages होता है? Publishing of reports with confidence that the information contained in them can be consumed and analyzed accurately. Tagging के कारण आप गलत इंफॉर्मेशन डालोगे तो अपने आप वो फ्लैग कर देगा कि भैया आपका ये इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है, आप इसको सही करो. Testing of the reports against a set of business and logical rules in order to capture and avoid mistakes at their source. कोई चीज में अगर आप, जैसे मैंने बताया था, मोबाइल नंबर में अगर आपको 10 डिजिट डालना है, आप 9 डिजिट डालोगे तो बोल देगा ये मोबाइल नंबर सही नहीं है, आप इसको सही कीजिए. तो वो लॉजिकल रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स वहां पे लगाए हुए हैं, जिससे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन जो आप डाल देते वो डालना अवॉइड हो जाएगा. Using the information in the way that best suits the user needs, including by using different languages, alternative currencies, and in their preferred style. Providing confidence to the user that the data provided to them conforms to a set of sophisticated predefined definitions. टैक्सोनॉमी से ही आया है, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ है, तो ये कॉन्फिडेंस है कि ये डेटा जो है कंपेरेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ये डेटा में जो वहां बोला गया है उसी के बेसिस पे ये डेटा दिया गया है. तो ये टैगिंग यूज करने से 4 फायदा. पब्लिशिंग रिपोर्ट विद कॉन्फिडेंस, जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, उसको कंज्यूम और एक्यूरेटली आप एनालाइज कर सकते हो. टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स अगेंस्ट सेट ऑफ बिजनेस लॉजिकल रूल्स, जिससे बेकार इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन भर ही नहीं पाए. जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो उस तरीके से अपनी नीड के हिसाब से इनको इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है. नंबर 4, इंफॉर्मेशन जो यूज कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस है कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो अगेंस्ट अ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किया गया है, डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया है, टैक्सोनॉमी के हिसाब से प्रोवाइड किया गया है, तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी या अनकंपेरेबिलिटी नहीं होगा. तो ये टैगिंग करने से फायदे होते हैं XBRL रिपोर्ट्स में. टोटल कितना बेनिफिट? 7 बेनिफिट. एक बार बोलो. ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, इससे कॉस्ट एंड टाइम सेविंग होता है. मोर एक्यूरेट एफिशिएंट, इंप्रूव रिपोर्टिंग क्वालिटी, डेटा रिव्यू, टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंटरचेंजेबल. ये 7 बेनिफिट है किसके? XBRL के. 7 बेनिफिट है XBRL के. अब ये अभी लर्न नहीं होगा, अभी तो हमने सिर्फ रीड किया है, पहला रीडिंग किया है और जो बेसिक नॉलेज थी उससे बेनिफिट्स को समझा कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. लर्न कब होगा? आज घर जाके एक रीडिंग होगा, फिर जब आप समरी देखते जाओगे धीरे धीरे आपको ये लर्न होता चला जाएगा. मैंने आपको कल रूल बताया था, रीड टू नो, रीड टू अंडरस्टैंड, रीड टू लर्न एंड देन समराइज एंड देन रिवाइज. तो ये 5 स्टेप फुलफिल करने से लर्न भी होना शुरू हो जाएगा. किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी पॉइंट में, पॉइंट्स टफ नहीं है. अगर आप बेसिक पॉइंट्स याद रखो तो आप उनको एग्जाम में खुद से बना के लिख सकते हो. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. उठने का, सोने का नहीं, नाटक नहीं करने का बिल्कुल. पढ़ना तो पड़ेगा ही. 20 मार्क्स का एग्जाम में आएगा. ऑनलाइन फॉर्मेट में जैसा मॉक टेस्ट दिया है उसके हिसाब से 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम में. 3 थ्योरी चैप्टर है सिर्फ, मतलब टोटल 8-10 क्लास पढ़ने से 20 मार्क्स कवर हो जाएगा. इससे अच्छा कुछ नहीं है. जो बच्चे नाटक करते हैं, कौन पढ़ता है थ्योरी, वो बच्चे एग्जाम खराब करते हैं. जब आपको पता है मेरे को लिखना ही है एग्जाम में, मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्यों इसको छोड़ूं, मैं इसको अच्छे से पढ़ के जाऊंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मिथ्स अबाउट XBRL. XBRL से रिलेटेड कुछ मिथ्स है. क्या क्या मिथ्स है? देखो आपको टोटल 5 पॉइंट दिए हुए. पहला बोला XBRL इज नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. XBRL कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी द्वारा सेट किया गया कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई मतलब अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है. ये तो एक बिजनेस रिपोर्टिंग को इन्फॉर्म या बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने का एक तरीका है. XBRL are not a set of accounting standard. They are not accounting standard. It is just a business reporting standard followed throughout the globe. सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है वो XBRL आपको नहीं सिखा सकता.
नंबर 2, XBRL इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये कोई, इसका जो टेक्सोनॉमी में डेफिनेशन दिया गया है वहां पे कोई अकाउंटिंग का चार्ट नहीं दिया गया है कि ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे अकाउंट फॉर करो। ट्रांजैक्शन कैसे अकाउंट फॉर करने हैं, उसके लिए क्या पॉलिसी प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, वो मैनेजमेंट देखेगा। XBRL आपके मैनेजमेंट को हेल्प कर सकता है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करने में हेल्प करे, बट XBRL खुद एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है। जो XBRL में आप टेक्सोनॉमी डिफाइन करते हो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो XBRL इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये बिजनेस रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, यहां पर अकाउंटिंग से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई चार्ट नहीं दिया गया है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं बोला गया है। यहां पर ट्रांजैक्शन लेवल की बात नहीं होती, यहां पर रिपोर्टिंग लेवल की बात ज्यादा होती है। तीसरा, ये गैप ट्रांसलेटर नहीं है। गैप ट्रांसलेटर का मतलब, गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब कोई रिपोर्ट इंडियन गैप में बना है, अगर उसको मैं चाहता हूं यूएस गैप के हिसाब से होता तो उसकी क्या परफॉर्मेंस पोजीशन होती, ये XBRL नहीं कर सकता। XBRL तो आपको जब इंफॉर्मेशन इंडियन गैप में इंटर की गई है वो इंडियन गैप में ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहां गैप ट्रांसलेटर पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से वो नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, ट्रांसलेट नहीं हो सकती। आपको इंडियन गैप के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसमें चेंजेस करके उसको ट्रांसलेट करें। ये ट्रांसलेट करने का काम XBRL नहीं करता, बिजनेस रिपोर्टिंग का काम है, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, XBRL इज नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी मतलब किसी का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो फ्री में इसको यूज कर सकते हो, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, इसके लिए कोई लाइसेंस फी आपको देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट, XBRL इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए वो XBRL का काम नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस को कैप्चर नहीं करता, ये तो फाइनल बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने का काम करता है, फाइनल बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने का काम करता है। तो 5 नॉर्मली मिथ्स है अबाउट XBRL। पहला, इट इज नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अ गैप ट्रांसलेटर, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। वापस, नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नॉट अ गैप ट्रांसलेटर, और लास्ट में क्या? नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। ये मिथ्स है कुछ XBRL से, जो कुछ लोगों को होते हैं कि XBRL एक स्टैंडर्ड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा स्टैंडर्ड्स है जिसके बेसिस पर आपको अकाउंटिंग वगैरह करना होगा। नहीं, ये बिजनेस रिपोर्टिंग का बनाया गया स्टैंडर्ड है। इस हिसाब से बिजनेस रिपोर्टिंग करोगे तो इंफॉर्मेशन बहुत इजीली सामने वाले तक पहुंच पाएगी। डन है बात? एक बार फटाफट 2 मिनट का टाइम लेके इस टॉपिक को आप रीड करो, फिर हम लोग वापस रीड करके इसको आगे बढ़ाएंगे। 5 पॉइंट रीड करो, अच्छे से रीड करो। लिमिटेशन ऑफ XBRL नहीं बोलेंगे इन सब चीज को, XBRL का पर्पस कभी ये था ही नहीं, लिमिटेशन क्यों बोलेंगे? हमारा XBRL में कभी पर्पस था ही नहीं कि हम लोग अकाउंटिंग को इंटीग्रेट करें, हमारा तो बिजनेस रिपोर्टिंग का पर्पस था, तो मैं इनको लिमिटेशन नहीं बोल सकता। अमन, कोई चीज किसी पर्पस से बनाई जाती है। अब सर साइकिल का लिमिटेशन ये है कि वो ऑटोमेटिकली दौड़ नहीं सकती है, अरे साइकिल हम लोग उस पर्पस से बनाई नहीं थे, वो तो पहला लेवल पे बनाया गया था, उसके बाद उसको लिए स्कूटर लाया गया, तो आप स्कूटर यूज कर लो।
चलिए रीड करते हैं। XBRL is not a set of accounting standard. It needs to be clearly understood that XBRL does not represent a set of accounting standards which remain the prerogative of the regulatory standard bodies. Prerogative मतलब क्या होता है? उन लोगों का जागीर बोल सकते हो, जागीर उनका मतलब उनका वो है, क्या बोलते हैं, गुरूर है कि भाई हमने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, इसको फॉलो करो। तो ये प्रेरोगेटिव नहीं है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का। XBRL इज मियरली अ प्लेटफॉर्म ऑन विच रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कंटेंट विल रिसाइड एंड बी रिप्रेजेंटेड। तो जो रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यूज होने हैं वही चीज वहां पर रहेगा, आप इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना समझे। It is not a chart of accounts. It is not a detailed universal chart of accounts. Formulation of a company's chart account is an exercise conducted by its management with regard to specific business intricacies. Business के हिसाब से वो अपने खुद के accounts, chart of accounts manage करते हैं। XBRL can facilitate the implementation of such structure. XBRL आपको उसके implementation में help कर सकता है through its ability to transport data between disparate software application that might be used within an organization operational structure. ये आपको हेल्प कर सकता है कि जो आपने सिस्टम डेवलप किया अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसको चैनलाइज कैसे करना है, उसमें XBRL हेल्प कर सकता है। बट ये आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं करता, वो तो मैनेजमेंट को ही बनाना पड़ेगा। It is not a gap translator. It does not provide a mechanism for facilitating a drill down of existing gap information into lower level of information that would be necessary for translating the financial information from one gap to other. ये काम इसका नहीं है, एक गैप से दूसरे गैप में ट्रांसलेट करना इंफॉर्मेशन उनका काम नहीं है। The business reporting document contains the same gap information, be it in XBRL, MS Word और PDF format. वो इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट नहीं होगी। आपको अगर चाहिए तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा, XBRL आपको करके नहीं देगा। It is not a proprietary technology. It is freely licensed and available to the public. ये किसी का पर्सनल नहीं है, ये freely licensed है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आपको जब यूज करना आप कर सकते हो। It is not a transaction protocol. XBRL deals with business reporting information and not with data capture at the transaction level. It is designated to address issues related to generation and usage of information contained within business report and begin at the accounting classification लेवल। इसका काम ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना नहीं है, इसका काम ट्रांजैक्शंस को देखना नहीं है, ट्रांजैक्शन लेवल पे काम नहीं करता, ये तो काम करता है रिपोर्टिंग लेवल पे। आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह रिपोर्ट कर लिए, अब इनका फाइनल क्लासिफिकेशन करके आप रिपोर्टिंग करो सो दैट वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। ये काम XBRL का है। XBRL का काम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना या ट्रांजैक्शन लेवल पे जाके काम करना नहीं है। इट इज नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, not a chart of accounts, not a gap translator, not a proprietary technology, not a transaction protocol, not a set of accounting standard, not a chart of accounts, not a gap translator, not a proprietary technology, not a transaction protocol. ये XBRL से रिलेटेड 5 मिथ है जो आपको ध्यान में रखने हैं, 5 मिथ है जो ध्यान में रखने हैं। आपको अगर अच्छे से वो भी पता है ना कि इसका हेडिंग क्या है, तो उसके बारे में आप बना के लिख सकते हो। सेम वर्ड सेम चीज आना कोई जरूरी नहीं है, आपको पता रहना चाहिए पॉइंट्स क्या है, XBRL से रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं, बट वो है नहीं। XBRL इज अ बिजनेस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यहां पर अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन, गैप को ट्रांसलेट करना, ये सारी चीजें यहां पर नहीं है। डन है बात। XBRL सर हम लोगों को तो खरीद के यूज करना पड़ता है दूसरा सॉफ्टवेयर से, वो लोग आपके लिए चीजों को सिंपल कर रहे हैं, उसके लिए पैसा ले रहे हैं। वैसे तो XBRL फ्री है, अगर आप अपने लिए XBRL डेवलप करना चाहते हो, बेसिक फ्रेमवर्क फ्री है, बट आप क्योंकि खुद डेवलप नहीं कर सकते, कंसल्टेंट को हायर करते हो, इसीलिए पैसा लगता है। तो XBRL कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो फ्री है। इसको डेवलप कराने का खर्चा, टेक्सोनॉमी डेवलप करने का खर्चा वो आपको सामने वाला लेता है, ईजी करने का खर्चा फॉर यूज वो आपसे सामने वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज लेती है। ये टोटल 5 पॉइंट है विच आर द मिथ्स अबाउट XBRL। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? फीचर पढ़ लिया, बेनिफिट्स पढ़ लिया, मिथ्स पढ़ लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है, फीचर्स, बेनिफिट्स, मिथ्स। फीचर्स, बेनिफिट्स, मिथ्स ज्यादातर आपको देखने एग्जाम में मिल जाएंगे। ये फीचर में 4 पॉइंट थे, बोलो क्या थे? बोलो क्या थे? क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल रूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। उसके बाद बेनिफिट में 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट्स। अभी बेनिफिट्स हम लोग पढ़े, 7 पॉइंट्स थे। ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग,
कॉस्ट एंड टाइम का सेविंग, डेटा रिव्यू, एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद इंटरचेंजेबल, इंप्रूव्ड डेटा क्वालिटी, ये सारे XBRL के बेनिफिट्स थे। 5 मिथ्स पढ़े। इट इज नॉट अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, और एक क्या था, इट इज नॉट अ गैप ट्रांसलेटर। सी पॉइंट एक्सप्लेन करे। गैप ट्रांसलेटर का मतलब होता है, मान लो, एकदम सिंपल बात कर रहा हूं, मान लो एक कंपनी है इंडिया में, ठीक है, अब यूएस की एक कंपनी है जो इंडिया की इस कंपनी में पैसा लगाना चाहती है। यूएस की जो कंपनी है वो यूएस गैप जानती है, उसको यूएस गैप के हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या चाहती है कि जो इंडियन गैप में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है, अगर वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन में क्या परफॉर्मेंस, क्या पोजीशन निकल के आती है, उसको वो जानना है। XBRL ये काम नहीं कर सकता। XBRL आपको ये नहीं करके दे सकता कि एक इंडियन गैप द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को यूएस गैप में कन्वर्ट कर दे, ट्रांसलेट कर दे। अगर आपको इंडियन गैप की रिपोर्ट को यूएस गैप के हिसाब से ट्रांसलेट करना है, चेक करना है कि यूएस गैप के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो XBRL आपको करके नहीं देगा। इट इज नॉट अ गैप ट्रांसलेटर। इंफॉर्मेशन तो वैसी ही रहेगी जैसी फीड की गई। अगर वो इंडियन गैप में फीड की गई तो वो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ही होगी, उसको यूएस गैप में आप XBRL को यूज करके ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट था ना, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, डिफरेंट लैंग्वेज का सपोर्ट। लैंग्वेज का सपोर्ट बात अलग है। आप कोई जापानीज इंफॉर्मेशन को इंग्लिश में चाहते हो तो वो XBRL करके आपको दे सकता है, बट ये नहीं करके दे सकता कि उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये, अगर यही चीज आपके हिसाब से देखते तो ये होना चाहिए था, वो करके नहीं दे सकता XBRL। क्लियर है रीचा? गैप ट्रांसलेटर मतलब आपके अकाउंटिंग रूल्स, आपके हिसाब से जो अकाउंटिंग रूल्स है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? अब जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स एग्जाम वाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, एग्जाम वाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना तो हम लोगों को सब है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बट इंपॉर्टेंस वाइज एग्जाम में उनकी इंपॉर्टेंस कम है। मैं तो आपको लिखाऊंगा फर्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बट एग्जाम वाइज उनकी इंपॉर्टेंस कम है। अभी तक जो पढ़ा दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाइट ईजी है एंड लेस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। रिचा, आपको क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो रीचा आप पूछो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो। हमारी इंफॉर्मेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। यूएस वाली कंपनी चाहती है कि अगर हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि वो तो कंपेयर करेगी, तो उसको एक मान लो यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, एक इंडिया की कंपनी में, दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि इसको यूएस वाली कंपनी से कंपेयर करने के लिए इसके जो रिजल्ट है यूएस गैप के हिसाब से ट्रांसलेट कर ले। XBRL वो करके नहीं दे पाएगा। रिचा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपका आंसर आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लोअर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब, अब देखो क्या होता है, आपने XBRL में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। अब एक्चुअली अगर आपको गैप का ट्रांसलेशन करना है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे गैप में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं कर सकते कन्वर्ट। आपको पहले उन ट्रांजैक्शंस लेवल पर जाना पड़ेगा कि ये जो आपको इधर दिखा रहा है फिक्स्ड एसेट इतने हैं, इनमें कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका कैसे डेप्रिसिएशन वगैरह किया हुआ है, कैसे उनको वैल्यू किया गया है, आपको उस लेवल पर जाना पड़ता है। सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ ये AS से बना हुआ है, ये यूएस गैप का है, चलो कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब भी आप गैप, एक गैप से दूसरे गैप में ट्रांसलेट करना चाहते हो किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आपको पहले उसके अंदर तक जाना पड़ेगा।
अंदर तक जाने के बाद जो लोअर लेवल से उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है उन तक जाना पड़ेगा, वो समझ के आपको वहां से चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नए गैप से बनेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एएस है इसको इंड एएस का बना दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको लोअर लेवल से जाना होगा। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुआ वो किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ, जब आपने उसका मेजरमेंट किया बैलेंस शीट डेट पर किस तरीके से मेजरमेंट किया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन किन रूल से प्रोवाइड किया, हर चीजों को चेंज करते 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 फिर जाओगे आप कहां पर, नए गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। ये काम आपको एक्सबीआरएल करके नहीं देगा, नहीं देगा। रिपोर्टिंग हो रही है, ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं घुस जाएंगे, रिपोर्ट करना है क्या हुआ समराइज्ड बेसिस पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एक एक बात, एक एक ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड नहीं, यहां पर दिखाए नहीं जाते हैं। क्लियर है दीदी? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मैं अभी सोच रहा था, कुछ बहुत गंदा सा कुछ आया है, बट आप इसको लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो। पीजी का एसी ठीक नहीं है, पीजी का एसी ठीक नहीं है, पीजी का एसी ठीक नहीं है। P stands for, देखो बताओ क्या होगा P, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नॉट अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। G stands for not a gap translator. Next, A stands for not a set of accounting standards. C stands for not a chart of accounts. T stands for not a transaction protocol. PG का AC ठीक नहीं है। मैं ऐसे ही बैठे बैठे, आप वेट करवा रहे थे तो मैं कुछ सोचने लग गया, ऐसे मेरे को ऐसा मिला। मैं तो चाहूंगा सारे बच्चे जब आप खुद पढ़ते हो ना, ट्राई करो कुछ निमोनिक्स निकालने का। ये ऐसे नहीं होता निमोनिक्स की मैं आपको बता दूं यही निमोनिक्स होगा, ये अपने जब खुद से डेवलप करते ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। फनी फनी टाइप के निमोनिक्स निकालो, जिससे क्या है चीजें लॉन्ग टर्म तक आपको लर्न रहे। तो मेरे को ये छोटा सा निमोनिक्स अभी मिला, पीजी का एसी ठीक नहीं है। आप देखो ये फिट हो रहा है क्या, देखो ये फिट हो रहा है क्या? अगर फिट हो रहा है और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप नीचे लिख लो, नहीं तो जब पढ़ो तो ट्राई करो निमोनिक्स डेवलप करने का। पीजी ऐसे लिखते हैं पास में, पीजी का एसी ठीक नहीं है, पीजी का एसी ठीक नहीं है। अब देखो मैं कुछ भी ऐसे ही निकाल दिया, आप ये मत बोलना कि सर बड़ा ही मतलब वो था, क्या बोलते हैं लेम टाइप का था। वो लेम से कुछ नहीं होता, जो याद रहे वैसा लेम ही होना चाहिए, लेम ही याद रहता है, नहीं तो याद ही नहीं रहता है। आप ऐसे ही ट्राई करो, जो बना सको और शेयर करो। अगर ऋषभ एक बना पाया, अमन एक बना पाया, स्पंदन एक बना पाई, रिचा एक बना पाई, मिलके अगर सारा का बना लिए तो अपना सबका बर्डन कम हो जाएगा और सबको याद हो जाएगा। धीरे धीरे तो बन जाएंगे रे, धीरे धीरे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है बनेंगे नहीं, बट टाइम लगता है। ऐसे ही कभी दिमाग में कुछ हिट करता है तब समझ में आता है। हमेशा निमोनिक्स से याद करोगे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। जैसे ही एग्जाम का पेपर आया, दिखा तुमको मिथ्स अबाउट एग्जाम, मिथ्स अबाउट एक्सबीआरएल लिखा हुआ है, चुपचाप पास में एक बार लिख दो पीजी का एसी ठीक नहीं है। फिर जब तुम मिथ्स अबाउट एक्सबीआरएल लिखने बैठोगे ना, तुमको याद आ जाएगा पी फॉर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जी फॉर गैप ट्रांसलेटर, अपने आप याद आ जाएगा। डन है बात? लिख लो अगर आपको अच्छा लगा, नहीं तो कुछ और निकालो तो जरूर बताना, शेयर करना कि सर ऐसे लिख, ऐसे कर सकते हैं इसको। मैं भी सोचूंगा, मैं भी आपको बना के दूंगा। चलो, यूजर्स ऑफ एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल के यूजर्स कौन कौन है, कौन यूज कर सकता है एक्सबीआरएल को? अगर आप इसको नॉर्मली देखो, कंपनीज
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए, अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स यूज कर सकते हैं उस रिपोर्टिंग को एनालाइज वगैरह करने के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह यूज कर सकती है, इंडस्ट्रियल चैम्बर्स यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज यूज कर सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इस XBRL के फॉर्मेट को, फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, एक इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए, एक उस रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। ये सारे अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से XBRL को यूज कर सकते हैं। वेरी गुड अमन, सही बोल रहे हो। तो ये यूजर्स ऑफ XBRL है। एक बार पढ़ते हैं, मेरे साथ रीड करो। हाँ ये भी सही है, अगर कोई दोस्त बैठा है साथ में उसको याद नहीं आ रहा तो बोल दो भाई पीजी का ऐसी ठीक नहीं है। मैं एग्जामिनर भी सोचेगा क्या बोल रहा है, दिमाग खराब हो गया, लगता है बच्चे का पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। गुड। XBRL is international standard for digital reporting. It offers benefit to all those who have to create, transmit, use or analyze such information. XBRL is used in many different phases for many different purposes. The significant users of XBRL are significant users. Companies are required to provide relevant information to various stakeholders and to accurately move information amongst them. कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ये यूज करेगी XBRL को अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज ऑप्ट फॉर रिपोर्टिंग अंडर XBRL फॉर्मेट, ये भी अपना इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए यूज करेंगी। Accountants use XBRL in support of clients' reporting requirements and are required to prepare and present financial statements using XBRL. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं कि उनका इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करके XBRL में कर सकते हैं। एनालिस्ट दैट नीड टू अंडरस्टैंड रिलेटिव रिस्क एंड परफॉर्मेंस, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर एनालिस्ट होते हैं, वो यूज कर सकते हैं उस रिपोर्ट को पढ़ के उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए। इन्वेस्टर नीड टू कंपेयर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स क्या होता है, कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस, तो वो कंपेरेबिलिटी XBRL की रिपोर्टिंग के थ्रू हो सकता है। उनको सारा रिपोर्टिंग जो मिलेगा सेम टैक्सोनॉमी के हिसाब से मिलेगा, सेम डेफिनेशंस के हिसाब से मिलेगा, सेम फॉर्मेट में मिलेगा, तो दैट इज इजी फॉर देम टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी, फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे RBI वगैरह, सिक्योरिटीज रेगुलेटर एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, बिजनेस रजिस्ट्रार ROC वगैरह, डिफरेंट रेगुलेटर्स यूज कर सकते हैं इस XBRL को फॉर देयर डिफरेंट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स दैट नीड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन दैट दे रेगुलेट। Securities regulators that need to analyze the performance and compliance of listed companies and securities and need to ensure that this information is available to market to consume and analyze. Business registrar need to receive and make publicly available a range of corporate data about private and public companies including annual financial statements. यहां पे हो गया RBI, यहां पे हो गया SEBI, यहां पे हो गया ROC। Done. Government agencies that are in the process of simplifying the process of business reporting, reducing red tape आप समझते हो, bureaucracy, red tapeism, either by harmonizing data definition or consolidating reporting obligations or both, or improving government reporting by standardizing the way the consolidated or transaction report are prepared. Government agencies भी XBRL को use करती है like companies, so that वो अपना business reporting properly कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, red tapeism और bureaucracy वहां से हट सके। Tax authorities. The tax authorities need financial statements and other compliance information for companies in order to process and review their corporate tax affairs. सही से tax pay किया कि नहीं, सही से income compute किया कि नहीं। Statistical and monetary policy authorities. These authorities that need financial performance information for many different organizations. मैं इसमें बोल सकता हूं आपका RBI के वेरियस विंग जो मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस वगैरह क्या है इंडस्ट्री का, सो दैट इकोनॉमी का परफॉर्मेंस वगैरह जज किया जा सके, किस तरीके से इकोनॉमी को रेगुलेट करना है, मॉनिटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना है, वो जज किया जा सके। स्पेशलाइज्ड डेटा प्रोवाइडर दैट यूज पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कंपैरिजन, रेटिंग, अदर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे मनी कंट्रोल वगैरह। मनी कंट्रोल हो गया, दूसरे जो स्टॉक को एनालाइज करने वाले
सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो ये डेटास को यूज करके ये डेटा प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, ताकि वो लोग मार्केट से शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह खरीद सके ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। ये इतने यूजर्स हो सकते हैं XBRL के, इतने यूजर्स। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल रिपोर्टिंग है, जिसको हर जन अपने तरीके से अपने काम के लिए अपनी नीड के हिसाब से यूज कर सकता है। कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलेटर्स, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट्स, इन्वेस्टर्स, फिर आपका ये मॉनिटरी पॉलिसी वाला अथॉरिटीज, फिर डेटा प्रोवाइडर, स्पेशल डेटा प्रोवाइडर्स, ये सारे लोग यूज कर सकते हैं XBRL के फ्रेमवर्क को फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस। गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज। अब आपको अगर एग्जाम में मान लो 2.5 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए दे यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो आपको अगर 2.5 मार्क का क्वेश्चन दिया है, बेसिक आपने ज्ञान लिखा, उसके बाद एक एक पॉइंट लिखते गए और सिंपल एक एक लाइन। कंपनीज कैन यूज XBRL टू रिपोर्ट देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन, NPO कैन यूज XBRL टू रिपोर्ट देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज कैन यूज XBRL टू रिपोर्ट देयर इंफॉर्मेशन, टू कंसोलिडेट देयर इंफॉर्मेशन, टैक्स अथॉरिटीज कैन यूज XBRL टू गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स अफेयर्स वगैरह। इस तरीके से सिंगल लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। ये है पूरा पेज का ज्ञान, बट आप जब एग्जाम में लिखोगे 2.5 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए, आप पॉइंट और एक एक लाइन उसके बारे में लिख दो। आपका 8 पॉइंट अगर लिख दोगे, हाफ मार्क पर पॉइंट आपको दे दिया जाएगा। तो लर्न पूरा करने का जरूरत नहीं है, पता रहना चाहिए कौन कौन यूज कर सकता है XBRL के फ्रेमवर्क। फटाफट रीड कीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, प्रॉपरली रीड कीजिए। चलिए, ये सब एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इजीली कोई भी इसको बना के लिख सकता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट पार्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ XBRL, फीचर्स ऑफ XBRL, टेक्सोनॉमी क्या है, मिथ्स क्या है XBRL का, बेनिफिट क्या है XBRL का, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इजी पार्ट्स में आता है, रीड कीजिए।
हो गया। इसमें तो ज्यादा कुछ था भी नहीं, आपको समझना है कौन कौन लोग XBRL को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज XBRL को यूज कर सकती है। डन है क्या? तुम लोग वो न्यूज सुना क्या कि ईरान में भी इंडियन सीए लोग को बुलाया है, क्योंकि ईरान में बहुत चोरी वगैरह हो रहा है, तो उनके वहाँ का गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स एजेंसीज, जो मॉनिटरी पॉलिसी एजेंसीज है, वो इंडियन सीए लोग को बुला रहा है ताकि हम लोग उनको डेटा प्रोवाइड कर सके, डेटा प्रोवाइड कर सके। सर सीएमए लोग को नहीं बुलाया, नहीं सीए लोग को बुला रहा है इंडियन। तो ईरान वाले लोग इंडियन सीएस को बुला रहे हैं, क्यों? ताकि उनकी गवर्नमेंट एजेंसीज को, टैक्स अथॉरिटीज को, मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज को डेटा प्रोवाइड किया जा सके, डेटा प्रोवाइड किया जा सके। ईरान क्या हो गया? आई फॉर, बोलो, आई फॉर इन्वेस्टर्स, आर फॉर रेगुलेटर्स, A for analysts, N for NPOs, C for companies, A for accountants। बाद बाकी आपको दिख रहा है। ईरान में इंडियन सीएस को बुलाया जा रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज जाती है कि हम लोग उनको डेटा प्रोवाइड करें, डेटा प्रोवाइड करें। ये भी अभी सोचा, ऐसे ही बैठे बैठे क्या होता है ना, तुम लोग जब 5 मिनट पढ़ता है, मेरे को तो लर्न करना नहीं है, मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, हम इस टाइम में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो तुम लोग को ये बता दे। ईरान में सीएस को बुलाया जा रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज को हम लोग डेटा प्रोवाइड कर सके, सो दैट दे कैन टेक एक्शन। अब ऋषभ वाह क्यों बोला पता नहीं, न्यूज सुन के या ये शॉर्टकट देख के? अरे शॉर्टकट क्या है सर, इसमें तो बड़ा है, स्टोरी टाइप का है। अरे कैसा भी हो यार, कुछ तो याद रहेगा। सर वैसे इसके लिए इतना जरूरी नहीं था सर, इसमें हम लोग बना के लिख सकते हैं, मैं जानता हूं बना के लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? डन। आपको एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट आपका हाईलाइटेड रहेगा और हर के लिए सिंगल लाइन, क्यों चाहती है वो XBRL को यूज करना, क्यों चाहती है, बस वो सिंगल लाइन आपको लिखना है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, बस अब ब्रेक में जाने वाले हम लोग, 5-7 मिनट और, 5-7 मिनट और। XBRL इंटरनेशनल, अब XBRL से रिलेटेड बॉडीज का बात आएगा, 2 बॉडीज का बात करना है, XBRL इंटरनेशनल और XBRL इंडिया। फिर लास्ट पॉइंट है, इंडिया में XBRL किस तरीके से अडॉप्ट किया गया। देखो ये अमन बोल रहा है सर सीए को एसी कर दीजिए। सर हम लोग ये सब सुन नहीं सकते सर, सर सिर्फ सीए को बुलाएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है चलो, अरे बना लो, कुछ भी बना लो यार, हम तो बस तुमको बोल रहे हैं शॉर्ट कुछ बना लो, सो दैट इट इज इजी मैनेजेबल टू लर्न, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूं जो आपको वो देने वाला हूं, समरीज देने वाला हूं, समरीज आपके ऐप पर आएगा, उन समरीज पे थोड़े न्यूमोनिक्स डेवलप करके दिए जाए, सो दैट आपके लिए इजी रहे। पहली बार आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर जब समरी से पढ़ो, न्यूमोनिक्स देखो, एक बार पॉइंट्स पढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, फिर न्यूमोनिक्स देख के याद आना शुरू हो जाए। देखते ये काम भी करेंगे। समरी मेरा बनाया हुआ है, बट मैं उसको और डेवलप करूंगा विथ न्यूमोनिक्स। और आप लोगों को भी कोई न्यूमोनिक्स मिले तो भेजना, आई विल इनकॉर्पोरेट इन समरी, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। XBRL इंटरनेशनल, आप जानते हो हमने ये पढ़ा, XBRL इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंसोर्टियम है कंपनीज का, एजेंसीज का, गवर्नमेंट्स का, जो XBRL को डेवलप कर रही है, XBRL को डेवलप कर रही है।
जो XBRL के टैक्सोनॉमीज वगैरह बना रही है फॉर यूज इन वेरियस कंट्रीज, ये बॉडी को हम लोग XBRL इंटरनेशनल बोलते हैं। XBRL इंटरनेशनल इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ XBRL। दो ये सॉफ्टवेयर फ्री कर रखा है, लाइसेंस फ्री दे रखा है, कोई भी यूज कर सकता है, बट इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय XBRL इंटरनेशनल। इसका मेन काम क्या है? XBRL से रिलेटेड फ्रेमवर्क डेवलप करना, दूसरी बहुत सारी वर्ल्ड की जुरिस्डिक्शन कंट्रीज में उसको लेकर जाना और उसका एडॉप्शन, ये XBRL इंटरनेशनल का मेन ऑब्जेक्टिव है। आज के दिन अराउंड 600, आपको दिख रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली 600 कंपनीज एजेंसीज इस कंसोर्टियम में जुड़ी हुई है, और XBRL का जो यूज है वो अराउंड 60 कंट्रीज या 60 जुरिस्डिक्शंस इन द वर्ल्ड हो रहा है। ये XBRL इंटरनेशनल काम करता है थ्रू इट्स XBRL स्टीयरिंग कमिटी। एक कमिटी बनाया जाता है विच कमिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेंबर्स। वो XBRL स्टीयरिंग कमिटी इन सारा चीजों पर काम करती है। XBRL इंटरनेशनल वाले ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कई सारी टैक्सोनॉमीज डेवलप की है ताकि बिजनेस रिपोर्टिंग को डिजिटाइज किया जा सके। इन्होंने सिर्फ जुरिस्डिक्शन वाइज टैक्सोनॉमी डेवलप करने के साथ साथ डिफरेंट बिजनेस रेगुलेटर्स वाइज, जैसे बैंकिंग कंपनीज, वो सब के लिए भी टैक्सोनॉमीज डेवलप कर रखी है, so that they can be used by various countries for their business reporting purpose। हो सकता है एक शॉर्ट नोट ही पूछ ले XBRL इंटरनेशनल के बारे में बताओ, चलो पढ़ते हैं। XBRL is managed by XBRL इंटरनेशनल। XII, ये 12 नहीं है, XII, XBRL इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। XBRL International is a global non-profit consortium of approximately 600 companies and agencies worldwide working together to build XBRL language, promote and support its adoption। इसको बनाना और इसका promotion और adoption। It is comprised of jurisdiction which represent countries, region, international bodies and which focus on the progress of XBRL in their area। The number of established jurisdiction has grown from 77 to 22 over the years. Around 5 jurisdictions including India are presently in the provisional stage। प्रोविजनल स्टेज मतलब अभी ये लोग फाइनली पूरा बना नहीं है, बट अब धीरे धीरे बन गया है। मोदी जी के आने के बाद हम लोग बहुत जगह के स्थायी मेंबर बन गए। स्थायी, अस्थायी मतलब प्रोविजनल मेंबरशिप, स्थायी मतलब अब हम लोग पूरी तरीके से मेंबर है। हम लोग XBRL इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, यूज करते हैं, हम इसके डेवलपमेंट में सहायक बनना चाहते हैं। It operates mainly through XBRL steering committee and has over the year produced a variety of specification and taxonomies for digitizing financial information in accordance with accounting rules and other regulation prevailing in different countries। The consortium members meet periodically in international conferences and conduct committee work regularly throughout the week। ठीक है। The collaborative effort began in 1998 and has produced a variety of specification and taxonomy to support the goal of providing a standard XML based language for digitizing business reports in accordance with rules of accounting in each country and with other reporting regimes such as banking regulation or performance benchmarking। Presently XBRL is used around the world in more than 60 countries। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम के आंसर में लिखनी चाहिए। पहला वाला लाइन, ये XBRL को मैनेज करते हैं। ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कंसोर्टियम और अप्रोक्सीमेटली 600 कंपनीज एंड एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। मेन काम क्या है? XBRL लैंग्वेज डेवलप करना, प्रमोट करना एंड उसका सपोर्ट, उसका एडॉप्शन के लिए लोगों को बोलना। यहां पर बहुत सारे जुरिस्डिक्शंस, कंट्रीज, रीजन्स आते हैं जो XBRL को यूज करने का काम, XBRL को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये मेनली काम करता है तो XBRL स्टीयरिंग कमेटी, जो इन सालों में बहुत सारे, मतलब 1998 से काम कर रहे हैं, जो उन सालों में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन, टेक्सोनॉमी डेवलप किए हैं ताकि बिजनेस रिपोर्टिंग को डिजिटाइज किया जा सके। इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 60 कंट्रीज ऐसी है जो XBRL के फ्रेमवर्क को यूज करती है। आपको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना, आप तो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते जाओगे। XBRL इज मैनेज्ड बाय XBRL इनकॉर्पोरेशन, International Incorporation। It is a non-profit organization, non-profit consortium of approximately 600 companies and agencies। Its main objective is to build an XBRL language to promote and support its adoption।
More than 60 countries in the world is using XBRL as of now. It works through an XBRL steering committee which has developed and provided many specifications and taxonomies for digitized business reporting. The collaborative effort began in 1998 and उसके बाद बहुत सारी taxonomy वगैरह डेवलप की गई ताकि एक ऐसी XML बेस्ड लैंग्वेज को डेवलप किया जा सके जिससे बिजनेस रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल और प्रॉपर हो सके। तो अब पॉइंट वाइज पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लिख के 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का, आपको 6, 7, 8 पॉइंट जितने आप लिख सकते हो आपको वो लिख के देने हैं। कभी भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स में हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा टू दी पॉइंट छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट्स बनाकर आंसर को लिखेंगे ताकि सामने वाले को हर एक चीज दिखती रहे और वो चीज देखकर जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो अंडरलाइन करते जाएंगे, वो एक एक चीज देखकर टिक करते जाए। ये है XBRL इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो XBRL को बनाता है, XBRL फ्रेमवर्क को बनाया है और उसको मैनेज करता है। एक बार 2 मिनट लेके रीड करो, 2 मिनट लेके रीड करो, फिर हम लोग XBRL इंडिया करेंगे, 2 मिनट उसमें लगेगा, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा और लास्ट अपना टॉपिक रहेगा XBRL इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से XBRL को यूज किया जा रहा है। एक बार XBRL इंटरनेशनल को रीड करें, रीड करो। Done? Done? XBRL, managed by XBRL International Incorporation, non-profit organization, consortium of around 600 members. Main objective is to build, promote and support the use of XBRL. 60 countries under jurisdiction है जो इसके काम मतलब जो XBRL को यूज कर रही है. उसके बाद XBRL वर्क्स थ्रू XBRL स्टीयरिंग कमेटी जिन्होंने आज तक बहुत सारे स्पेसिफिकेशन टेक्सोनॉमीज डेवलप की है फॉर डिफरेंट कंट्रीज सो दैट XBRL कैन बी यूज्ड इन दोज कंट्रीज. इस तरीके से आपको आंसर लिखने का है. डन. शॉर्ट नोट में मैक्सिमम 2.5-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा का नहीं पूछेगा. XBRL इंडिया ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक है.
ये XBRL इंटरनेशनल का इंडियन ऑफिस समझ लो, इंडियन ऑफिस। हर कंट्री में XBRL इंटरनेशनल ने क्या रखा है, अपने कुछ आदमी अपनी एक ऑफिस बना रखी है जो उस कंट्री में XBRL के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो XBRL इंडिया इज नथिंग बट इंडियन जुरिस्डिक्शन ऑफ XBRL इंटरनेशनल। जो इंडिया में किस तरीके से XBRL के टैक्सोनॉमीज बनानी है, XBRL को बनाना है, XBRL को यूज करना है, रेगुलेटर्स के साथ काम करते हैं कि किस तरीके से हम लोग XBRL का यूज रिपोर्टिंग में ले सकते हैं। ये लोग टैक्सोनॉमी डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, जैसे पावर सेक्टर में, एनबीएफसी सेक्टर में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से टैक्सोनॉमी डेवलप की जाए एज पर द रूल्स फॉर दोज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के हिसाब से बैंकिंग कंपनीज का कैसा टैक्सोनॉमी होना चाहिए, ये सारा चीज ये डेवलप कर रहे हैं। तो XBRL इंडिया इज द इंडियन जुरिस्डिक्शन ऑफ XBRL इंटरनेशनल। Its main objective is to promote, encourage adoption of XBRL in India as the standard of electronic business reporting. XBRL India is working closely with regulators, stock exchanges, software companies for promotion of XBRL as a standard business reporting language. XBRL India is developing taxonomies for specific industries in consultation with respective regulators, viz insurance, power and NBFC. ये सब कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको पता है XBRL इंडिया क्या है। XBRL इंटरनेशनल का इंडियन जुरिस्डिक्शन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में XBRL का यूज इनकरेज करना, अडॉप्शन को इनकरेज करना। रेगुलेटर्स के साथ काम कर रही है ताकि टैक्सोनॉमीज वगैरह डेवलप कर सके, सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ काम कर रही है ताकि XBRL का अडॉप्शन इंडिया में हो सके। तो ये है XBRL इंडिया। XBRL इंडिया दो बॉडीज के बारे में बताया, XBRL इंटरनेशनल, XBRL इंडिया। ऐसे ही हर कंट्री में XBRL, जहां जहां XBRL चलता है, XBRL इंटरनेशनल की ऑफिसेस खोली हुई है। XBRL का यूएस में है, XBRL दूसरे कंट्रीज में है, इंडिया में भी XBRL का खुद का ऑफिस है जो इंडियन जुरिस्डिक्शन में XBRL को किस तरीके से इंकरेज किया जाए, प्रोमोट किया जाए, यूज किया जाए, उसके ऊपर काम करती है, उसके ऊपर काम करती है। तो पहला बॉडी हो गया XBRL इंटरनेशनल, दूसरा बॉडी हो गया XBRL इंडिया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ XBRL इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किस तरीके से यूज कर रही है, RBI किस तरीके से यूज कर रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये हम लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला ये, कंपनीज एक्ट में XBRL को किस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है, वो पहला वाला समझ गए, बाद बाकी नॉर्मल है। बट वो मैं स्टार्ट करूंगा ब्रेक के बाद। हम लोग 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। तब तक आप XBRL इंडिया को एक बार रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंगल स्टार वाला टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करके रखे हो, एग्जाम में कभी आ गया तो मन से बना के लिख सको। डन। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम लोग आके आगे का टॉपिक को बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं। चलो 5 मिनट का ब्रेक।